आज के वीडियो में मैं 2023 में जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे और आपको पता है बोर्ड एग्जाम में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बहुत रिपीट मोड में पूछे जाते हैं और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और आज इस साल का जो लेटेस्ट मॉडल पेपर है वो भी मैंने करा रखा है, वहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे पूछ जाएंगे। ठीक, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। पूरा ओरिजिनल पेपर है और इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा। ठीक है, 196 का गुणनखंड कीजिए आप। 196 लिखा आपने, गुणनखंड कीजिए, 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से कटेगा ये 2 चौके 8 और 2 नंबर 18। ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो देखो 196 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 बार, 7 कितनी बार है, 2। तो घातों का योगफल क्या हो जाएगा, 2 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। अगर मूल समान होते तो विविक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 0 होता है। बी क्या है यहाँ पर, ए क्या है यहाँ पर, सी का यहाँ पर। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज 1, कुछ नहीं तो 1। बी क्या होता है, एक्स का गुणज माइनस का के, और सी हमारे पास क्या है, 4 है। तो बी का मान हमारे पास क्या, देखो माइनस का के, ठीक, और माइनस के 4ac, इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 4ac। ए का मान कितना है, 1, और सी का मान कितना है, 4। तो माइनस का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 कम 4, 4 चौको 16। तो के का 16 का वर्गमूल करेंगे तो के का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो आंसर एक्स वाला होगा। कितना होगा, 3 होगा। ठीक, अगर एक्स अक्ष से पूछता दूरी तो वाई वाला हम बता दें। कह रहे इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। ठीक है, कि एक्स के पहला वाला देख लो, एक्स की जगह बाएं पक्ष पे रखे और दायां वाला मिल जाए। एक्स की जगह पर 1 रखो और वाई की जगह पे 2। वाई की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। 3 कम 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 क्या रहा, 11। देखो एक्स की जगह पे 1 रखा और वाई की जगह पे 4, बाएं पक्ष हल किया, दाएं पक्ष मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों, पूरी मैथमेटिक्स पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो डी, विकर्ण निकालना, विकर्ण का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी क्या होता है, एक्स का गुणज, एक्स 10 है, 10 का वर्ग 4। ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणज 3 √3, और सी कितना है, अचल पद √3। तो 10 का वर्ग क्या होता है, 100, √3 गुणा √3 3, 3 3 9, 9 चौको 36। ठीक है, 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हमसे ये बोला जा रहा है कि ये अगर पद समांतर श्रेणी में हो तो ए का मान क्या होगा। देखो समांतर श्रेणी में सार्वंतर बराबर होते हैं, इनके बीच का जो अंतर होगा, ठीक है, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद किसके बराबर होना चाहिए, इनके बीच के पद के अंतर के बराबर होना चाहिए, -3 माइनस के बी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का भी इधर के प्लस का हो जाएगा और माइनस का 18 इधर के प्लस का 18 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का मान 18 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न पे आ जाए। 3 सेक 45 कॉस 45। आपको एक सूत्र पता होगा कि सेक थीटा गुणे कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, सेक 45 कॉस 45, है ना। आपको एक सूत्र पता होगा कि भैया सेक थीटा गुणे कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी होती है क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है,
व्यास कहलाती है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। त्रिज्या यानी कि r 3.5 का मतलब होता है 7/2 सेंटीमीटर। 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास है 7/2। 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, उत्तर क्या आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर होगी। कितना होगा? 22 सेंटीमीटर। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन है हमारे पास, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है। ठीक है, इतना दे रखा है तो घन की भुजा की माप क्या होगा? अगर घन की भुजा ए है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6a², जो कि दे रखा है 486। ठीक है, 6 से काटो, 6×7 = 42, 6×8 = 48, 6 कम 6, a² बराबर 81, तो 9×9 81 होता है, तो ए का मान क्या आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं ये जो बंटन है इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार है। तो यहाँ देखिए 3 कितनी बार है? 3 1 2 बार है। फिर आ जाओ 4 कितनी बार है? 4 1 2 3 बार है। तो 4 इसमें 3 बार है ना 4, तो 4 सबसे ज़्यादा बार है, तो 4 हमारा बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? जब हम पासा फेंकते हैं तो उसमें अंक आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम कितने? 1 से लेकर 6 है। 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब 5 और 6। हमें प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम। संभव परिणाम कितना है? 2 और कुल परिणाम है 6। 2 1 कम 2, 2 3 6, तो आंसर आ जाएगा 1/3। आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, 95 और 192 का महत्तम समावर्तक कितना होता है? सो देखो मैं यहाँ हल कर देता हूँ। 95 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा? 5 से। 5 कम 5, 5 9 45 और 19 से कम 19। और फिर 152 है, गुणनखंड करो इसको, किससे कटेगा? 2 से। 2 7 14, 1 बचा 2 छंग 12, फिर 2 3 6, 2 8 16, 2 1 कम 2 एंड 2 9 18, 19 से कम 19। तो देखिए 95 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 19 और 152 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 3 बार, और 19 से 1 बार। 19 से कितनी बार? 1 बार। तो HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 19। ठीक है, तो इन दोनों का HCF कितना होगा? 19 होगा। ठीक, अगले प्रश्न में मान जाते हैं। कह रहे हैं वृत्त पर स्थित एक बिंदु से डैश स्पर्शिका खींची जा सकती है। देखो वृत्त पर अगर हमारे पास एक बिंदु है, ठीक है, तो उस एक बिंदु से हम कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? एक ही खींच सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा एक स्पर्श रेखा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, cos 45 का मान कितना होगा? cos 45 का मान तो 1/√2, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। 1 का वर्ग 1 होता है, √2 का वर्ग सिर्फ 2 होता है, √ हट गया। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उपरिष्ट बिंदु को हम क्या कहते हैं? ये जो वृत्त है, ठीक है, और ये जो स्पर्श रेखा के उपरिष्ट बिंदु को हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 7 9, x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान क्या होगा? देखो समांतर माध्य का हम दे रखा है। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य होता है जितनी संख्या है 1 2 3 4, ठीक है, तो 3 को जोड़ दो, 5 + 7 + 9 + x, 4 है, संख्या 4 से भाग दे दो। इन सभी संख्याओं का माध्य पहले ही दे रखा है। कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तिरछी गुणा कर दोगे इसके बट्टे में, 9 चौको 36 हो गया। और ये क्या हो गया? देखो 9 और 7 16, 16 और 5 कितने हो गए? 21। तो प्लस का 21 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 6 में से 1 घटाएंगे, 5 बचा, और 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचा। तो x का मान कितना होगा? 15 होगा। x का मान कितना होगा? 15 होगा। कह रहे हैं दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का 7
आने की प्रायिकता क्या होगा? अंकों का 7 आ जाए, देखो परिणाम क्या क्या होंगे। पहले वाले में क्या आ जाए, अंकों का योग 7 आ जाए, तो 1,1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 1,6 तक। फिर 2,1 से शुरू होगा 2,6 तक, फिर 3,1 से शुरू होगा 3,6 तक जाए, 4,1 से शुरू हो 4,6 तक जाए, 5,1 से शुरू हो 5,6 तक जाए, और 6,1 से शुरू होकर 6,6 तक जाए। लेकिन क्या बोला, अंकों का योग 7 आना चाहिए। 7 क्या आएगा, 6,1 हो गया, फिर 2,5 आ जाएगा, फिर 3,4 आ जाएगा, और 4,3 आ जाएगा, 5,2 आ जाएगा, और 6,1। कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5 6। संभव परिणाम आपके पास 6 है, और 2 पासे को उछालने पर संभव परिणाम कितने होते हैं, 36। बट्टे में 36, 6 कम 6, 6 छंग 36, तो आंसर आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अति लघुतारात्मक प्रश्न है। कह रहे के किस मान के लिए ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण के अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत हल की कंडीशन क्या होती है बच्चों, अनंत हल के लिए होता है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2। a1 क्या है, x का गुणज 3, और इसका क्या है, x का गुणज k। b1 क्या है, y का गुणज -2, और b2 क्या है, y का गुणज 5। c1 तो है ही नहीं, इन दोनों को ले लेना है, त्रिज्या गुणा कर देनी है। ये हो जाएगा -2 के 5 3 15, और जो तो -2 गुणे में रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो k का मान आ जाएगा -15/2, -15/2। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सेकंड नंबर में क्या पूछा है, मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है। ये द्विघात समीकरण है, तो श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac बट्टे में 2a। ये श्रीधराचार्य के नियम का सूत्र होता है। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए शार्वांतर डी हो तो पांचवा पद क्या होगा। तो पांचवें पद का जो सूत्र होता है वो होता है ए, पांचवा है ना, एक कम कर देंगे, e+4d होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा फट से बन गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वह आकृति जो दिखने में एक समान हो परंतु उसका आकार भिन्न भिन्न हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। पांचवे में इसका मान निकालना है। देखो 2 10 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे में 10 30 का मान 1/√3, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। देखो 2 1 कम 2, यह √3, एक का वर्ग 1, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। ऊपर क्या है, देखो बच्चों ऊपर है √3, लॉसअप आ जाएगा 3, 3 1 कम 3, 1 कम 1, ऊपर क्या है बच्चों 2√3, नीचे है 2/3। ठीक, अब आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो 2 गुणा 3 बट्टे में 2/3। सो आप देखिए 2 से 2 करना, √3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 बट्टे में √3 करना, तो आंसर क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक, आंसर क्या आ गया, √3। अगला क्वेश्चन आ जाइए, √ में 1 - cos² थीटा क्या होता है, 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। √ से बाहर आके क्या हो जाएगा, sin थीटा, और थीटा कितना है 60 है, तो sin 60 का मान होता है √3/2। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं, 10 मीटर, 7वां प्रश्न है, 10 मीटर ऊंचे। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे, हमारा 10 मीटर ऊंचा मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, उसका जो अवनमन कोण है ऊपर से जब देख रहे हैं तो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, तो बिंदु की मीनार के आधार से कितनी दूरी पर होगा। ये जो बिंदु है मीनार के आधार से कितनी दूरी पर होगा, ये एक्स हमें निकालना है। नाम दे दो इसका A B C।
तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। आपको ए बी पता है, बी सी निकालना है, तो ए बी बट्टे बी सी। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना होता है, 30 डिग्री। ए बी हमारे पास है 10 और बी सी हमारे पास एक्स। टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब तिरछे गुणा करोगे, एक्स एक कम एक्स, और ये हो जाएगा 10√3, ठीक। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का जो अनुपात है वो 1√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है, हमसे क्या बोल रहे हैं, एक ऊर्ध्वाधर छड़, ये छड़ है और ये उसकी छाया है, तो उसकी जो लंबाई का अनुपात हमें दे रखा है, और तो उन्नयन कोण कितना होगा, माना उन्नयन कोण थीटा होगा। नाम दे दो इसका, ए बी सी। इसकी लंबाई मान लेते हैं, इसकी लंबाई h, और इसकी जो छाया की लंबाई है वो अनुपात में 1√3 है। अगर ये 1h है तो ये कितना होगा, √3h होगा प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो फिर से वही काम करना है, त्रिभुज ए बी सी में इन दो का हमें माप पता है, तो यहाँ से ले लेंगे ए बी, बट्टे में आ जाएगा बी सी, ठीक है। लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना है हमें ज्ञात करना है, तो ए बी हमारे पास है h, बी सी हमारे पास √3h, ठीक है। h से कम h, यहाँ पर क्या बचा, 1/√3, और इधर हमारे पास क्या है, टेन थीटा, ठीक है। तो इधर 10 है, इधर बीच में बराबर लगा है, इसका मान 10 में सोचो, 10 30, 10 से 10 हटा, थीटा का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर, हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो जो सिलेबस में नहीं है उसे हम नहीं करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 10वें नंबर वाला, ये सिलेबस में नहीं है तो इसको हमें नहीं करना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बने कोण का माप कितना होगा। त्रिज्यखंड वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश, तो देखो टोटल कोण होता है 360, चौथा हिस्सा है 4 से भाग दे दो, 4 9 36 0, तो कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, अच्छी प्रकार से फेटी गई 52 पत्तों के गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। दहला, तो देखो जो दहला होता है हर कैटेगरी में एक होता है, और ताश की कैटेगरी होती है 4, तो ताश के गड्ढे में कितने दहले होते हैं, 4 दहले होते हैं। प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम, क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं, 4, कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 52। आंसर आ जाएगा 4 1 कम 4, 4 3 12, आंसर आ जाएगा 1/13, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी का पहला वाला जो क्वेश्चन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल करते हैं इसको, x² - x - 6 = 0, शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर मान लेंगे। x² का गुणज कुछ नहीं है, इन दोनों को गुणा करने पर ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पर 6 है, और घटाने पर x का गुणज कुछ नहीं तो 1, और घटाने पर 1 आए, तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 को हटाओगे 1 आ जाएगा। माइनस है, ब्रैकेट लगा के मान रखो, 3x माइनस के 2x, माइनस अंदर गुणा कर देना है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से x उभयनिष्ठ, x बाहर आ गया x² से, एक x बचा, ये बाहर आ गया 3 बचा, प्लस का चिन्ह 2 उभयनिष्ठ ले लो, 2 बाहर आ गया, 2 3 6। देखो ये चीज़ और ये चीज़, जो चीज़ 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे,
और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला उसको हम दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। यदि x -3 को आप 0 मानोगे तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और यदि x + 2 को आप 0 मानोगे तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2। ठीक, तो ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता लगाइए कि इसका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक, तो दिया है ठीक, तो a के स्थान पर हमारे पास क्या है 4, b के स्थान पर है x का गुणज -12 और अचर पद हमारा है -9। मूलों की प्रकृति के लिए हमें क्या निकालना होता है, d विविक्तिकर, जिसका सूत्र होता है b² -k4ac। b है -12, वर्ग कर देंगे 4, a का मान है 4 और c का मान है -9। ठीक है, 12 का वर्ग क्या होता है 144, माइनस का वर्ग प्लस, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 चौको 16 नंबर 144, तो ये आ गया 288, पॉजिटिव में आ गया कुल मिलाकर। चूंकि डी का मान धनात्मक है इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये आप लिख दोगे कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। ये एक बिंदु जो दे रखा है वो है 0,0 और दूसरा जो बिंदु दे रखा है वो है 5,-3। बीचों बीच मध्य बिंदु निकालने जिसके निर्देशांक मैंने मान लिया कि वो x, y है। ये x1 है, ये x2, सॉरी ये x1, ये है y1, ये x2, ये है y2। ठीक, आपको पता है मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है x बराबर x का, वो होता है x1 + x2 बट्टे में 2, और y के लिए सूत्र होता है y1 + y2 बट्टे में 2। ठीक, x1 कितना है 0, x2 कितना है 5 बट्टे में 2, तो यह आ गया 5/2 x निर्देशांक। y1 कितना है 0, y2 कितना -3, तो 0 में से 3 घटाएंगे -3/2। ठीक है, इसलिए मध्य बिंदु x का मान कितना आ जाएगा 5/2 और y का मान कितना आ जाएगा 3/2। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई इतना शानदार क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर में दे रखा है। ठीक है, यूपी बोर्ड वगैरह में ये क्वेश्चन 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक समतल पर खड़ी मीनार की छाया, देखो ये समतल है, ये मीनार है। ठीक है, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब उसकी उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। ठीक है, 60 से घटकर, देखो पास में जितना होगा उस टाइम में उन्नयन कोण उतना ही बड़ा होगा। पहले स्थिति में 60 थी और यहाँ पे जब पहुँच जाता है तो उन्नयन कोण घट के कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो पहले अगर उसकी छाया की लंबाई x थी तो अब उसकी छाया की लंबाई कितनी है, पहले वाले से 40 मीटर अधिक है, x + 40 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h होगी। ठीक है, नाम देते हैं A B C D। चित्र बन गया, 2 समकोण त्रिभुज बने, इनको हल कर लो आंसर आ जाएगा। त्रिभुज A B C में। ठीक है, देखो ये निकालना है और ये भी आपको चाहिए, संबंध लगाओ AB/BC। देखो लंब
बट्टे आधार क्या होता है टेन थीटा। थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक, ए बी का मान हमारे पास एच है और बी सी को हमने एक्स मान है और टेन 60 का मान होता है √3। सो यहाँ से देखो एच बराबर क्या होगा √3x। अब आ जाओ बड़े वाले समकोण में ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ये निकालना है और एक तरीके से यहाँ पर आंकिक मान आपको दिख रहा है तो ये लेना पड़ेगा ए बी बट्टे बी डी लंब बट्टे आधार क्या होता है टेन थीटा। थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री है बड़े वाले में। ए बी का मान कितना है हमारे पास, ए बी का मान है एच और बी डी कितना है एक्स प्लस 40 और टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3। तिरछे गुणा करेंगे एक्स प्लस 40 एकम एक्स प्लस 40 और एच √3 ये आ गया। एच का मान देखो हमें मालूम है, यहाँ हम रख देंगे। एच का मान कितना है हमारे पास √3x और बाहर से गुणे में √3। √3 गुणा √3 सिर्फ 3 प्लस का एक एक्स इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, 2 से काटोगे 2 दूनी। ठीक है, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। x का मान कितना आ गया 20, इसलिए हमें h निकालना है। h कितना है x √3 यानी कि x का मान कितना है 20 √3। तो जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 20 √3 होगी। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हमें नहीं करना है, रचना आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन 10वां ये भी आपके सिलेबस में नहीं है तो ये हमें नहीं करना है। जो सिलेबस में नहीं है उसको हम काहे करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्धि के चाहिए सर्वांश होते हैं। ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, 12वां जो क्वेश्चन है ये भी आपके सिलेबस में है, ये तो है भाई, इसको करना है। क्या बोला गया, एक वृत्त की त्रिज्या, तो हमें दिया क्या है त्रिज्या आर बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास है 60 डिग्री बट्टे में 360। पाई का मान हम क्या करें, रख देते हैं 22/7 और आर हमारे पास 7 है, 7 गुणा 60। एक 7 से एक 7 कटा, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36 और काटो 2 3 2 एकम 2 एकम, तो ऊपर आगे 11 7 77 बट्टे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं छिन्नक वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है तो ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये भी सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ो। कह रहे हैं दो घनों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संघनन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो घन हैं, इनको जोड़कर इनको आपस में मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। ठीक है, मान लेते हैं घन की भुजा कितनी है, ए है। तो घन में क्या होता है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ए प्लस ए, चौड़ाई उतनी रहेगी, ऊंचाई भी उतनी रहेगी। तो हमें दिया क्या है, यहाँ लिखोगे माना घन की भुजा ए है। ठीक है, हमें दे रखा है घन का आयतन कितना दे रखा है 64। तो घन के आयतन का सूत्र होता है ए की घात 3 भुजा की घात 3। 64 को लिख सकता हूँ 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64। घातों की तुलना करूँगा, ए का मान क्या आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। इसलिए हमें घनाभ की विमा निकालनी है।
घनाभ की विमा। ठीक, घनाभ की विमा यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। लंबाई हमारा 2a है, ए का मान है 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारी ए है, ए हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी हमारी ए है जो कि है 4 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाएगा 2L का मान है 8, B का मान है 4, H का मान है 4, L का मान है 8, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 4 चौको 16, तो ये आ जाएगा 80, 8 दूनी 16, तो आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित बारंबार अपंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी माध्य कि एक्स दिया हुआ और एफ दिया हुआ है तो आपको एक कॉलम निकालना पड़ेगा एफ एक्स का। क्या निकालना पड़ेगा कॉलम एफ एक्स का, यहाँ लिखेंगे एफ और एक्स का। देखो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 दिया 15, 4 चौको 16, 2 पंजे 10, ये कॉपी में लिखोगे 6 दूनी 12। ठीक है, और सिग्मा एफ चाहिए आपको। माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है इसका सूत्र होता है माध्य निकालने का सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो देखो एफ एक्स को जोड़ो, पहले इन सबको जोड़ो। ये आपका क्या हो गया 10, ये 20, 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 और ये 28, 35 में आपको क्या जोड़ देना है 28 जोड़ देना है, तो कितना मिलेगा आपको तो ये आ जाएगा 63। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 63। अब इनको जोड़ो, देखो 4 और 2 6 और 4 10 और ये 9। ठीक है, 10 और 9 19, तो 63 बट्टा 19 आ जाएगा। ठीक है, भाग देना है हमें 19 से तो आंसर आ जाएगा 3.31, दशमलव के 2 स्थान तक ले लोगे तो ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोल रहा है कि एक डिब्बे में 8 लाल कंचे हैं, 5 सफ़ेद कंचे और 2 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। ठीक है, ये हमें निकालना है। सो देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे दिया है हमें, क्या दे रखा है लाल कंचे, लाल कंचे 8, सफ़ेद कंचे हैं 5 और हरे कंचे हैं 2। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे, सबको जोड़ दोगे 8 5 तो कितनी है 15 है। लाल होने की प्रायिकता निकालनी है सबसे पहले। लाल कंचे होने की प्रायिकता, संभव परिणाम लाल कितना है 8 है, कुल परिणाम है 15। उसके बाद नंबर 2 क्या है कि हरा नहीं है। हरा नहीं है यानी कि या लाल है या फिर सफ़ेद है, हरा नहीं है। हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या होगी 1 में से हरा होने के घटा दो, 1 माइनस हरा की घटा दो। ठीक है, जिसकी नहीं हो उसकी अगर प्रायिकता निकालना है तो 1 में से उसकी होने की प्रायिकता हम घटा देते हैं। तो हरा होने की प्रायिकता कितनी है, हरा कितने परिणाम आपके पास, हरे संभव परिणाम 2, कुल परिणाम है 15। लॉस ऑफ आ जाएगा 15, 15 एकम 15 माइनस के 2, तो उत्तर आ जाएगा 13/15। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल जाएगा।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। सेक्शन नंबर सी है। कह रहे ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, 17वें नंबर पे आ जाओ। हमसे क्या है, 40 धनात्मक पूर्णांक, तो हमें दिया क्या क्या है, गिवन हमें जो दे रखा है वो हम लिख देते 6 से विभाज्य हो, यानी कि ए भी 6 है, डी भी 6 है, एन 40 बोल रहा है। हमें एशन ज्ञात करना है, हमें एशन ज्ञात करना है। तो हम जान दें एशन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। ठीक, यही तो सूत्र होता है। तो n का मान है 40/2, a का मान है 6, n का मान है 40-1 और d का मान कितना है 6। तो इसको काटो, ये आ जाएगा 20। ये कितना आ गया, 20 आ गया। और ये हो गया 6 दूनी 12 39, और ये गुणा में है 6। तो आपको 39 का गुणा कर देना 6 से। तो 39 गुणा 6 कितना होगा, 234। तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, 246। ठीक है, 246 को आप गुणा कर देना है 20 से। तो आंसर आ जाएगा 4920। कितना आ जाएगा आंसर, 4920 हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये जो त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, इनका माध्यक हमें ज्ञात करना है। क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो माध्यक निकालने के लिए, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, तो हमें टेबल बनानी है। पहले आ जाएगा वर्गंतराल, फिर आ जाएगा बारंबारता और फिर आ जाएगी संचयी बारंबारता। यहाँ लिखेंगे वर्गंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। वर्गंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और है 40 से 50। एफ का मान हमें दे रखा है 40, फिर 28, फिर 42, ठीक है, फिर हमें 20 और फिर दे रखा है 6। संचयी बारंबारता कैसे वो निकालते हैं, पहला वाला वैसे के वैसे। 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, ठीक, 32 में जोड़ देंगे 42 तो ये हो जाएगा 74, 74 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 94, 94 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100। यहाँ लिखते हैं कुल, इन सबको जोड़ोगे तो 100 मिलेगा। और f के कुल योगफल को हम n कहते हैं। यहाँ जो होता है यहाँ पे भी वही होना चाहिए। अगर है तो आपने सही काम किया, नहीं तो आपने गलती कर दी है। अब हम क्या करेंगे, माध्यक का जो सूत्र होता है, माध्यक या माध्यिका जो बोलना चाहो आप, क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस का CF गुणे H बट्टे में F। ठीक है, सूत्र होता है। तो हमें क्या निकालना होता है, n/2 देखना होता है। n क्या है 100 बट्टे में 2 यानी कि 50। आपको CF में 50 से ज़्यादा ढूंढना है, पहली बार में जो बढ़ा है तो वो है 74। इसलिए जो माध्यक वर्ग होगा, ठीक है, 50 से बड़ा क्या 74 पहली बार में सीध में है, तो माध्यक वर्ग मिल गया 20 से 30। ठीक, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, L बराबर 20। H कितना है, किसका कितने कितने का अंतर है, 20 से 30, 10 का अंतर है। ठीक है, तो ये देखो F, ये F की कॉलम है ना, ये F हमारा 42 है और जहाँ से हमने ढूंढा था उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, और CF हमारा कितना है 32 है। सारे मान मिल चुके हैं। अब इन मानों को उठाकर हमें यहाँ रख देना है। देखिए L का मान हमारे पास क्या है बच्चों, L का मान हमारे पास है 20, n/2 50 था, CF हमारा कितना है 32 और H का मान हमारे पास 10 और F का मान हमारे पास है 42। देखो 20, 50 में से 32 घटाओगे 18, 18 दाई 180, 42। ठीक है, कुछ कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम, 2 छंग 18, अरे 2 छंग 18 बोल रहा हूँ, 2 नम 18 पीछे 0, फिर कटेगा 3 7 21, 3 3 9 0, 7 से कटोगे 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14,
ठीक है। 7 चौके 8 2 20 हो गया, 7 दूनी 6 बचा, 7 8 56। तो 24 20 में 4 जोड़ देंगे, 24.28, 0.2 के 2 स्थान तक ही ले लिया। तो ये हमें हमारा माध्यक मिल गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आराम से बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 20वां है। एक्चुअली ये उदाहरण है। ये जो प्रश्न है ना बच्चों, ये उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2 है, वो भी चैप्टर नंबर 10 का, जो कि मैंने ऑलरेडी जितने भी चैप्टर वाइज उदाहरण है वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चैप्टर 1 2 3 4 5 उदाहरण भी करा रखा है, हर चैप्टर का अलग, वन शॉट में। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज रिवीजन भी करा रखा है। तो सब कुछ मिल जाएगा, लिंक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सिर्फ यही क्वेश्चन छोड़ा है ताकि आप जाके देखो कि मैंने कराया है कि नहीं कराया, पता लग जाएगा। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। आलेख मतलब ग्राफ खींच के हल करना है। ठीक है, तो ग्राफ खींचेंगे और सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन नंबर हमारा डी है। ठीक, हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें? हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4। हर समीकरण से हमें दो दो बिंदु निकालने होते हैं। समीकरण 1 से, और यहाँ नीचे लिख देता हूँ समीकरण 2 से। ठीक, तो यहाँ लिखो x प्लस वाई बराबर 14 एक्स वाई। देखो x का मान 0 मानेंगे तो y का मान कितना आ गया 14, और y का मान 0 मानेंगे तो x का मान कितना आ गया 14। ठीक है, तो ये हमारा P बिंदु और Q बिंदु। फिर देखो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ x यहाँ y। x का मान 0 मानेंगे तो y का मान आ जाएगा माइनस के 4, और y का मान 0 मानेंगे तो x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये बिंदु मिल गया, R बिंदु S बिंदु। अब आपको ना ग्राफ पेपर चाहिए होगा, मेरे पास तो है नहीं बच्चों। ग्राफ पेपर में ये बिंदु दर्शाओगे। ठीक है, पहला बिंदु क्या होगा देख लेना, ग्राफ पेपर में ही आंसर आएगा। इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में, ऊपर y का मान प्लस में, नीचे y का मान माइनस में, और ये हमारा केंद्र है। तो पहला बिंदु हो जाएगा x पे 0 y पे 14, यहाँ कहीं पर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। और अगला बिंदु x पे 14 होगा यहाँ पर, और y पे 0। तो ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। ठीक है, ग्राफ पेपर में देख लेना, मेरे पास है नहीं तो मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा जाएगा। और अगला वाला x पे 0 y पे माइनस के 4, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु हमारा R है, और अगला बिंदु है x पे 4 y पे 0। इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे तो यहाँ पर ये कट करेगी। ठीक है, फिर हमें देखना है ये वाला बिंदु कि भाई x में कितना गया और y पे कितना गया, ये जो कटान बिंदु आपको मिलेगा ग्राफ में। ठीक है, x पे जितना जाएगा y पे जितना जाएगा वो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप ग्राफ में कर लोगे ना तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, करके बताओ कमेंट में कितना आंसर आ रहा है। ग्राफ होता तो मैं करा देता, बट वैसे तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है ना, बिंदु भी मैंने बता दिया है तो फट से आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है तो इस स्थिति का बीजगणितीय एवं ग्राफीय निरूपण कीजिए। बीजगणित भी बनाना है और ग्राफ का खींच के दिखाना है। तो देखो, माना माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या क्या है x, तथा लड़कों की संख्या क्या है y है। तो क्या बोला है कि 10 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी लड़के और लड़की टोटल मिलाएंगे तो कितना है 10 है। x प्लस वाई कितने हैं 10 के बराबर है, लड़का प्लस लड़की 10 के बराबर है।
प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि लड़कियों की संख्या यानी कि x लड़कों की संख्या से 2 अधिक है, यानी कि प्लस का y इधर क्या हो जाएगा, माइनस के y हो जाएगा। देखो 2 समीकरण बन गए, अब इनको हल कर लेना है बस। ठीक, तो यहाँ समीकरण मैं बिंदु निकाल के दे रहा हूँ, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से आप ग्राफ पेपर में हल कर लेना। ठीक, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये बिंदु P Q R S। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 10 और ये है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, अगर x का मान हम 0 मानेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 10, y का मान 0 मानोगे तो x का मान क्या आ जाएगा 10, x का मान 0 मानोगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 2, y बराबर 0 मानोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ये सब मैंने अलग से वीडियो बना के सिखा रखा है, ग्राफ कैसे हल करते हैं, है ना। तो इन बिंदु को ग्राफ पेपर में दर्शाना, जैसे अभी हमने दिखाया था, 2 जो कटान बिंदु मिलेगा वही हमें हमारा उत्तर दे देगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसको हल कीजिए, इसको क्या करना है, हल करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है। तो क्या करेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष लेने पर ये है, देखो ये है आपका 1 माइनस कॉस ए बट्टे में 1 प्लस कॉस ए, सेम टू सेम है, बस चिन्ह का फर्क है। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, परिमेयकरण, प्लस है ना तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे गुणा करने पर परिमेयकरण कर दिया। अब देखो नीचे और ऊपर ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से 2 बार गुणे में तो घात में कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। और ये क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है a का वर्ग माइनस के b का वर्ग। सूत्र पता है ना आपको, सूत्र पता होगा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है। तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए का वर्ग और यहाँ से 1 और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, सूत्र पता होगा ना, सर्वसम्य क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर है। अंडर रूट से बाहर आएगा, घात में 2 है तो घात में 1 बचेगा। ठीक, अलग अलग बट्टे लोगे, एक के बट्टे में साइन और कॉस के बट्टे में साइन। एक बट्टा साइन क्या होता है, कॉसेक, और कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट। यही प्रूफ करना था। ठीक है, 4 लाइन में हो गया आराम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। हो गया बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन, कि इसको सिद्ध करके ये दिखाइए। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो वही लिखेंगे यहाँ पर, बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष लेने पर। ठीक, जो बायां पक्ष है उसको एक बार ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का वर्ग। ठीक है, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर उत्तर में 7 लाना है, उत्तर में क्या लाना है, 7 लाना, 10 लाना, कॉटन है। 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 10 कॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, फिर इधर आ जाओगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आपको सूत्र पता होगा, साइन ए गुणा कॉस ए का मान 1 होता है। ठीक है, और कॉस ए गुणा सेक ए का मान भी 1 होता है।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, देखो जहाँ जहाँ मैंने मान रखना है वहाँ पर इनको उसको एक साथ रख लेना। पहले इसके जगह पे क्या रखेंगे? 1, 2 इसके जगह पे 1, 2 इसके जगह पे 1। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है सूत्र में? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये इसके जगह पे आ गया। और इसके जगह पे ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का सूत्र। तो देखो 2 2 4 और 1 5 6 और 1 7, ये आ गया आपका 10 और ये आपका आ गया कॉट। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है जी, यही आपको सिद्ध करना था। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर में हर साल आता है एग्जाम में। बहुलक सबसे आसान होता है निकालना, आपको पता ही है। देखिए बहुलक निकालना है तो सबसे बड़ी बारंबारता को हम F1 कहते हैं। पहले तो वर्ग अंतराल देखो, 25 पे ख़त्म हो, 25 पे शुरू। ठीक है, तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 44। तो 44 हमारा क्या हुआ? F1। इसके बाद वाला क्या होता है? F2। इससे पहले वाला होता है F0 और इसके ऊपर वाला ये हो गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा है 40 से 55। क्या है? 40 से 55 है। सो देखो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो क्या है? 40 है। और कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। हमें क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक का जो सूत्र होता है वो L प्लस में F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2। ठीक है, अब हम मान रखेंगे। L का मान प्रश्न में अभी हमें हमारे पास दिखा था 40 है, F1 का मान 44 है, F0 का मान 20 है, H का मान 15 है। 2F1 44 दूनी 88 माइनस के 20 माइनस के 26। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। फिर देखिए 44, ठीक, तो 44 में से 20 घटाएंगे 20 आ जाएगा। 20, अरे यार 20 कैसे आएगा? 22 आ जाएगा। 22 गुणे 15 और 46। 88 में से आपको क्या घटा देना है? 46 घटा देना है, तो आ जाएगा 42। ठीक है, सो कटेगा 2 दूनी 4, 2 एक कम, 2 एक कम, 2 एक कम, हाँ 3 7 21, 3 ही बचे 15, तो ये आ गया 40, 11 बचे 55 बट्टे 7। ठीक है, 55 को भाग दे दोगे 7 से तो ये आ जाएगा 7 7 49, 7 8 56, 55। दशमलव के दो स्थान दागी ले लो, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7.85। तो उत्तर आ जाएगा 47.85। दशमलव के दो स्थान देखिए लिया करो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य ज्ञात करने के 3 विधि हैं। किसी विधि के बारे में बोला नहीं है, तो जो आपको आसान लगते हैं वो लगा दो यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले हमें सारणी बनानी है, वर्ग अंतराल। ठीक, यहाँ मैं लिख दूंगा वर्ग अंतराल। फिर अगला होता है बारंबारता, फिर आपका आता है x। 3 चीज़ तो निकालनी है। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। यहाँ लिख देंगे कुल। f हमें दे रखा है 6, 10, 13, 7, 4। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना, आधा करना है। 20 का आधा 10, सब में 20 20 का अंतर है, 20 20 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 30, 50, 70। हालांकि देखो आपको लग रहा हो बड़ा, लेकिन बड़ा नहीं है। 1 3 5 7 है, पीछे 0 का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। ये हो जाएगा 90। अब मैं सबसे आसान विधि लगा रहा हूँ fx। हाँ, ये हो जाएगा 60, 3 एक कम 3, पीछे से 2 0, 13 पंजे 65, पीछे से 1 0, 7 7 49, पीछे से 1 0, 9 चौको 36, पीछे से 1 0, 0 आ गया। 6 और 5 11 और 9 20 और 6 26, हाथ से लगा 2, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16 है। तो 1 सेकंड, 13 और 3 6,
6 और ये 4 10 और 3, हाँ ये 3 और 3 16 हो गया, 16 और 2 18। ठीक है, ओके। अब हमें माध्य निकालना है। माध्य एफ एक्स बट्टे एफ एक्स का योगफल है ना 1860 है। एफ का योगफल तो भाई निकाला ही नहीं है अभी। यहाँ पर आ रहे हैं 6 और 4 10, ये हो गया 20 और ये और हो गया 20, कितना हो गया 40 बट्टे में 40, 0 से 0 कटा। ठीक है, और भाग दो, 4 से भाग दो 186 को, तो ये कटेगा 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 पॉइंट 4 पंजे 20, तो आंसर आ जाएगा 46.5। ठीक है, और इस तरीके से ये जो पूरा पेपर है हमने सॉल्व कर दिया है। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छोड़ा ताकि आप डिस्क्रिप्शन खोल के तो देखो कम से कम, इसलिए छोड़ा है। ठीक है, नहीं तो वो भी मैं करा देता। और ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया। डू नॉट राइटिंग एनीथिंग हियर, ये लिखा हुआ था एंड में, और बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। इस साल 2024 का जो मॉडल पेपर है वो भी करा दिए हैं, वो भी एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से उस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। और ढेर सारे मॉडल पेपर हम करने वाले हैं, तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। और बहुत जल्द हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे।